गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंजर्स इक्वेशंस और भी कई चीज़ें आपको बताई थी। आज हम बच्चों SPD कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ेंगे, उनके शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम एस कक्षक के लिए कोणीय क्वांटम संख्या का मान हमें पता है 0 होता है, यानी कि एस के लिए जो हमारा एल का मान है वो क्या है, 0 है। और एक एस कक्षक जो होता है आपका, एस ऑर्बिटल जो है वो जनरली क्या होगा आपका, गोलीय होता है, राउंड शेप होता है। इस कारण इसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के बढ़ने पर बढ़ता है और त्रिविमीय आकाश में अदिशात्मक, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये राउंड है, सर्कल में है, सिलेंड्रिकल है, इस वजह से इसका कोई भी शेप नहीं होता है। और यदि हम बात करें कि एस कक्षक जनरली हम गोलाकार रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो 95% होती है। और 1s कक्षक के चारों ओर गोलाकार रूप में सभी और इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। 1s इलेक्ट्रॉन कक्षक की बात कर रही हूँ बच्चों, इसकी मैं बात कर रही हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो पाए जाने की प्रायिकता सभी जगह समान होती है। लेकिन यदि हम 2s कक्षक के लिए नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, नोडल तल या नोडल पृष्ठ। ये जो सर्कल है बीच में ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 0 है। और एस कक्षकों के लिए नोडल पृष्ठों की संख्या यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो जो नोडल एक्सेस हैं उसे हम कैलकुलेट करेंगे n-1 से, यानी n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है, तो 1s के लिए n का मान क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, तो इसमें जो नोडल एक्सेस है वो भी 0 रहेगा। यही यदि हम यहाँ पर 2 करें n की जगह, यानी n का मान यदि 2 है तो n-1 इज इक्वल टू 2-1 इज इक्वल टू 1, यानी अभी अपन ने देखा है 2s के लिए हमारा जो नोडल एक्सेस था वो 1 था। इसी प्रकार बच्चों आप यहाँ पर ये देखिए, पूरा आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरह से आपका 1s ऑर्बिटल है, किस तरह से 2s ऑर्बिटल है, और कैसे इसमें जो हमारा गोलाकार स्फेरिकल जो हमारा s ऑर्बिटल है उसमें कहाँ पर नोडल एक्सेस प्रेजेंट है। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, यदि हम शेप एंगुलर प्लॉट करें 1s 2s और 2p ऑर्बिटल्स का, तो आप यहाँ पर देखिए, ऊपर तो अपन ने 1s 2s देख लिए, यहाँ पर देखिए अब 2px 2py और 2pz जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर है। अब यदि हम p ऑर्बिटल्स की बात करें बच्चों, तो p ऑर्बिटल में क्या होगा कि जब मुख्य कोश का न्यूनतम मान 2 हो तो L के लिए मान क्या होगा, 0 और 1 होगा, यानी कि L 1 होने पे P कक्षक उपस्थित होगा और P उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या M के 3 मान क्रमशः होंगे। मतलब आपको पता ही है कि इसके 3 मान पिछली बार अपन ने जब क्वांटम संख्या पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तब हमने कैलकुलेट किया था, तो M के 3 मान कौन कौन से होंगे। M यहाँ पर होगा आपका जो आपका ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट, वो होगा आपका 1 0 और ये -1, ये हो गया आपके। तो इस हिसाब से आपके ऑर्बिटल्स क्या क्या होंगे, px py और pz, जो कि आपके px एक्स एक्सिस पे, py वाई एक्सिस पे और pz जो है z एक्सिस पे आपका होगा। अब p कक्षक की जो आकृति होती है जनरली वो डंबल शेप होती है, इसकी 2 पालियां होती है। आप यहाँ पर देखिए इसकी आकृति कैसी है, ये डंबल शेप है, तो इसकी 2 पालियां होती है। तीनों p कक्षक नाभिक के चारों ओर 3 कक्षों पर अभिविन्यासित रहते हैं। मतलब ये जो डंबल शेप आकृति है वो जो आपका नाभिक है उसके चारों तरफ ये विन्यासित रहते हैं, और जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर p कक्षकों का आकार व ऊर्जा दोनों में वृद्धि होती है। अब बच्चों यदि हम इनके नोडल एक्सेस की बात करें, नोडल एक्सेस क्या होता है, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा है कि नोडल एक्सेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। यदि हम px ऑर्बिटल की बात करें तो जो नोडल तल होता है वो y में होगा, 2py के लिए ये हमारा zx में होगा, ये बीच वाला तल होगा,
और पी जेड के लिए एक्स वाई जो तल होगा वो नोडल एक्सिस होगा। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, कई बार आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि नोडल एक्सिस कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब यदि हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी कक्षक की आकृति जनरली द्विडंबलीयकार होती है। इनकी संख्या 5 होती है क्योंकि इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के 5 मान होते हैं, यानी 2 से -2 तक। कौन कौन से होंगे बच्चों? 2, 1, 0, -1, -2, ये इसके मान हुए, किसके? m के। अब डी कक्षक के लिए कोणीय क्वांटम संख्या का मान 2 तथा मुख्य क्वांटम संख्या का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और 5 कक्षकों को क्रमशः हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों? डी एक्स वाई, ये लिखा हुआ यहाँ पे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। डी जेड स्क्वायर के अतिरिक्त सभी डी कक्षकों की आकृति द्विडंबलीयकार होती है, यानी कि जो हमारा डी जेड स्क्वायर है इसकी आकृति द्विडंबलीयकार नहीं होती है, जिनमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में दोनों पाली अक्षों के मध्य 45 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित होती है। यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए बच्चों कि ये 45 डिग्री के एंगल पर होती हैं ये तीनों कक्षक, जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई के दोनों पाले अक्षों पर अभिविन्यासित होती हैं। ठीक है। और डी कक्षकों में नोडल तलों की संख्या 2 होती है। डी जेड स्क्वायर कक्षक में एक डंबल और एक सकेंद्रिक वलय पाया जाता है। ये देखिए, ये इस तरह की इसकी आकृति होती है, इसमें ये एक वलय मिली है और ये डंबल शेप आकृति है। 3D, 4D, 5D कक्षकों में ऊर्जा व आकार क्रम इस प्रकार होता है, जैसे 5D की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, 4D की उससे कम होगी और 3D की जो एनर्जी होगी बच्चों वो उससे कम होगी। अब बच्चों बात आती है हमारे रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस की। अब हम किसी भी मतलब नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, वो किसकी तरह व्यवहार करते? तरंग फलन की तरह व्यवहार करते, जिसका मान बच्चों हमने सोरेंजिस तरंग समीकरण में निकाला था, हमने कैलकुलेट किया था। अभी ये जो डायग्राम है इसमें आप ये देखिए कि फर्स्ट डायग्राम हमें क्या बताता है? वेरिएशन ऑफ 1s ऑर्बिटल वेव फंक्शन विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस, न्यूक्लियस और जो आपका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की उसको दर्शा रहा है, जबकि ये 1s ऑर्बिटल के लिए है डायग्राम, जबकि ये 2s ऑर्बिटल के लिए डायग्राम है। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करें, यानी कि एक परमाणु कक्षकों से संबंध तरंग फलन, यदि साई को 2 घटक हों, साई आर और दूसरा घटक हमारा कौन सा हो बच्चों? साई थीटा साई। अब त्रिज्य फलन के 2 क्वांटम संख्या हैं, एन और एल पर निर्भर करता है, ये हमने पीछे पढ़ा था, जबकि कोणीय तरंग फलन क्वांटम संख्या एल और एम पर निर्भर करता है। तो इसके लिए साई क्या हो जाएगा? साई एन एल आर, दूसरा साई एल एम थीटा अपन थीटा साई, इस तरह से हो जाएगा। तो साई जो है हमारा वो तरंग फलन की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, जबकि इसके वर्ग के निरपेक्ष मान यानी साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता होती है, जिसे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ साई में हमने पढ़ा था बच्चों। प्रोबेबिलिटी जो है हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, हमने उसमें साई के बारे में पढ़ा था। तो यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, आप ये देखिए, ये ग्राफ प्लॉट करें तो आप यहाँ पर ये देखिए कि त्रिज्य प्रायिकता यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है उस पर निर्भर करती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक कक्ष के लिए त्रिज्य घनत्व जो है साई स्क्वायर नाभिक से दूरी r पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। क्योंकि परमाणु का गोलीय सममिति होती है तो 1s के अंदर क्या हो गया, r से r प्लस त्रिज्या के गोलों के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होगी, जबकि हमारे जो पी के अंदर होगी वहाँ पर आप देखिए डंबल के बीच में, यानी कि हमारा नोडल एक्सिस जनरली ये होता है। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। इसी तरह से बच्चों यदि हम एंगुलर वेव फंक्शन की बात करें, एंगुलर वेव फंक्शन क्या है? एंगुलर वेव फंक्शन, द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिटरमाइन द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको ये दर्शाता है
क्या दर्शाता है हमारा एंगुलर वेव फंक्शन। आप ये देखिए, यदि एल का मान, यहां देखिए आप, यदि एल का मान 0 हो और एम का मान 0 हो तो साई इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ हाफ, यानी एस ऑर्बिटल के लिए होगा। एल का मान 1 हो, एम का मान 0 हो, तो हमारी जो वैल्यू है एंगुलर वेव फंक्शन की वो क्या होगी, साई इज इक्वल टू 3/4 पाई का अंडर रूट कॉस थीटा। ये पीजेड ऑर्बिटल के लिए, इसी तरह डीजेड ऑर्बिटल की भी वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों ये तो बात हुई, हमने क्वांटम संख्या इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या इलेक्ट्रॉन के जो किसी भी ऑर्बिटल में भरे जाने की जो सीक्वेंस है वो किस तरह से होती है और किन नियमों को इसको ध्यान में रखा जाता है, हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो नियम है हमारा वो है अपवाह सिद्धांत। अपवाह सिद्धांत क्या है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा। इसके लिए क्वांटम संख्याओं की जानकारी से ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षकों में वितरण इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि परमाणु में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वह किस तरह से विभिन्न कक्षकों में, विभिन्न ऑर्बिटल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम अपवाह सिद्धांत के आधार पर लिखते हैं। और अपवाह शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, निर्माण करना यानी बनाना। अपवाह सिद्धांत 3 नियमों पर आधारित है। पहला नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दूसरा है हुंड का नियम, थर्ड है n+1 रूल, फिर है किस तरह से इलेक्ट्रॉन को सिक्वेंसली हम फिल्ड करते हैं, कैसे 1s से 2s में जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 3D में ना जाकर 4s में पहले इलेक्ट्रॉन चला जाता है और 3D ऑर्बिटल में बार बार जाता है, बाद में जाता है। ये क्या है कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाता है, यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन का जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी भी कक्ष में तो इस तरह से भरे जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। बच्चों शॉर्ट टर्म में यदि कहा जाए तो किन्हीं चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता, यानी पाउली के अनुसार क्या हुआ कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है, आप ये देखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव द आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, यानी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। किसी भी इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें, यदि उसके लिए एल का मान, एन का मान, एम का मान समान है, मगर उसके लिए जो एस का मान होगा यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर का होगा वो हमेशा अलग होगा, चाहे वो +½ होगा या -½ होगा, मगर कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेटेड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, यानी कि यदि हम 4s ऑर्बिटल किसी भी s ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें दोनों ऑर्बिटलों के लिए सब संख्याओं का मान समान होगा, मगर दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो अलग अलग होगा। एक के लिए +½ होगा, दूसरे के लिए -½ होगा। यही पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। सिंपल सी एक लाइन का सिद्धांत है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। अब अगला नियम आता है बच्चों हुंड का नियम। हुंड का नियम के अनुसार क्या होता है कि हुंड के अनुसार within a given set of orbital, when more than one orbital of equivalent energy are available, each orbital must be occupied singly to start it with and will have parallel spin before any pairing of electron can occur इन द सेम ऑर्बिटल। यानी पाउली का हुंड का नियम ये कहता है कि यदि हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो किस तरह से भरेंगे। आप फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रॉस लगा हुआ यानी गलत तरीके से भरा है। फर्स्ट हमने 1s के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s के लिए भर दिए। अब हमारे पास यहाँ पे 2p3 है, यानी कि 2p ऑर्बिटल के अंदर हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरा, सेकेंड भरा और थर्ड हमने इसको पहले फिलअप किया, उसके बाद ये रॉन्ग है। कभी भी जब भी हम उसको फिल करेंगे तो सभी में पहले एक एक पैरेलल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होगा वो इस तरह से होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। जब हम पेयरिंग करेंगे, यदि यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन 2p4 है, तो हम इसको कैसे भरेंगे, 2 भर दिए, उसके बाद 3 हो गए और चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ करेंगे। यानी हम पेयरिंग कब करेंगे, जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल हम भर देंगे। यही हमारा हुंड का नियम है। और हम किसी भी इलेक्ट्रॉनों को इसी आधार पर हम उसको भरते हैं। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम होता है वो इसी के आधार पर डिसाइडेड होता है। अब बच्चों बात आती है कि जितने भी अब हमने जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इनको भरते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है। हम जनरली ये क्वेश्चन आता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हमेशा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को स्टेबिलिटी क्यों मिली है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। तो वो किस तरह से बोलेंगे हम, कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि p3, d5, f7 तथा या फिर हम यदि फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात करें तो p6, d7, f14 अन्य कक्षकों से अधिक स्थायी होते हैं। पूर्ण भरे हुए कक्षकों के स्थायी क्यों होता है? फर्स्ट होता है कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में प्रवेश करते हैं तो समान आवेशों के कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, जिससे युग्मन के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिससे अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण नहीं होता और उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। यानी कि उनमें जो अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण है वो नहीं पाया जाएगा, इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो अर्ध भरे हुए कक्षक होते हैं आयन की सममिति बना देते हैं, जिससे उसका स्थायित्व भी बढ़ जाता है। यदि हम उनकी स्टेबिलिटी एनर्जी को कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर देखिए कि स्टेबिलिटी एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ पेयरिंग। यानी कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हुई, डिफरेंस हुआ, किन किन के बीच का डिफरेंस हुआ, एक्सचेंज एनर्जी और एनर्जी जो पेयरिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका। तो एक्सचेंज एनर्जी यदि एन के है तो के है एक्सचेंज एनर्जी पर वैल्यू ऑफ एन। तो एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में n-1/2। एन क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पैरेलल स्पिन। तो एनर्जी ऑफ पेयरिंग क्या होगी, एक्स पाई। पाई यहाँ पर क्या हो, एनर्जी ऑफ पेयरिंग पर वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन। हैंस द स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एन के माइनस एक्स पाई। अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम D4, D5 और D6 सिस्टम की एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो n इज इक्वल टू एन, n-1/2 हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो 4 ब्रैकेट में 4-1/2 इज इक्वल टू 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6k आ गया। तो एनर्जी और जो पेयरिंग एनर्जी वो 0 है, तो इसके लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 6k होगी। इसी तरह से D5 सिस्टम के अंदर देखिए आप 5-1/2 10 हो गया। तो 10k, और यहाँ पे भी एनर्जी जो हमारी पेयरिंग एनर्जी वो 0 होगी, तो यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारी 10k होगी। यदि हम D6 सिस्टम की बात करें तो हमने जो कैलकुलेट करी है हमारी जो एक्सचेंज एनर्जी वो 10 है, और यदि हम इसकी पेयरिंग एनर्जी है तो 1 पाई है। तो आप ये देखिए 10k माइनस 1 पाई, यानी कि इसकी जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कम हो गई है। तो जो हमारा जितने भी जो और वो होंगे अनपेयर ऑर्बिटल होंगे उनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। कुछ एग्जांपल D9 और D10 सिस्टम के भी आप देखिए कि इसके अंदर 5 हो गई, 16। अब यहाँ देखिए 4, अब यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखिए 16k माइनस 4k है, और यहाँ 20k माइनस 5k है। तो किसी भी ऑर्बिटल की यदि हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी यदि हम कैलकुलेट करें किसी भी सिस्टम के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब बात आती है बच्चों n+1 नियम की, यानी n+1 रूल क्या होता है। तो इस नियम के आधार पर विभिन्न कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही इससे कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरने का क्रम निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाएगा, उसके बाद में वो हायर एनर्जी के लिए भरा जाएगा। और ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्ष में भरा जाएगा जिसके लिए n+L का मान न्यूनतम हो, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी न्यूनतम होगी। यदि किन्हीं 2 कक्षकों के लिए बच्चों n+L का मान यदि समान हो जाता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n का मान न्यूनतम हो, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाएगा। यानी कि फर्स्ट तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, जिसके लिए n+L का मान कम होगा। और यदि किन्हीं 2 कक्षकों के लिए n+L का मान समान हो गया तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, जिसके लिए n का मान
कम होगा। तो बच्चों ये है हमारा n+1 रूल। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कक्षकों के लिए n और l के मान यहाँ पर कैलकुलेट किए गए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए n+1 रूल के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। अब बच्चों किस तरह से, ये तो बात हुई चारों नियम की कि किस तरह से n+1 रूल का काम करता है। पाउली अपवर्जन का नियम पढ़ा, अपवाह सिद्धांत पढ़ा, ये आप पहले भी पढ़कर आए हैं। अभी मैंने इसको और थोड़ा सा आपको समराइज करके समझा दिया है। नेक्स्ट टर्न पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरा जाता है उसके आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।